Hello, my dear Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम चारों चैप्टर्स के माइंड मैप रिविजन करने वाले हैं in just one shot. It is going to be very useful. तो सारे कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज. तो ये सेशन को भी एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को पक्का से लाइक कर देना. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अ बिट ऑफ मोटिवेशन. द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे. तो खुद पे डाउट नहीं करने का, दैट इज एक्चुअली द ओनली लिमिट विच विल एक्चुअली स्टॉप यू. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका हैंडल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में. ओके, सो मैटर इज एक्चुअली समथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स का बेसिकली अगर मैं पार्टिकल्स के बारे में बात करूँ, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, हार्ड टू कंप्रेस. तो इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज एक्चुअली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल्स हो गए आपके आइस और वुड. अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करूं, मॉलिक्यूल्स कैन एक्चुअली मूव विद इन द कंटेनर. इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, बट हाँ फिक्स्ड या डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है. ठीक है, और ये एक्चुअली कंपेरेटिवली कंप्रेसिबल होते हैं इफ़ यू कंपेयर इट विथ सॉलिड्स. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका मिल्क और वाटर. ओके, नाउ गैसेस के बारे में बात करूं, सो गैसेस एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर. दे आर कंप्रेसिबल, मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट, सो देर इज एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. गुड अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगी डिफ्यूजन के बारे में. गैसेस का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. तो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा होता है. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर आते हैं ऑन डिफ्यूजन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली द इंटरकन्वर्जन ऑफ states of matter. So what is actually the process called? अगर this is actually first of all solid है ना, this is actually your this is your liquid and this is your gas. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं. लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है उसे हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं. ओके, नाउ लिक्विड से अगर आपका गैशियस स्टेट में जा रहा है उसे हम वेपराइजेशन या इवेपोरेशन कहते हैं. गैशियस स्टेट से अगर लिक्विड में जा रहा है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जा रहा है इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. गैशियस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में जा रहा है हम उसे डिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ एक्चुअली द लैटेंट हीट. ठीक है, लैटेंट हीट क्या होता है? हिडन हीट होता है. तो आपको इस पर्टिकुलर केस में हिडन हीट आपको एक्चुअली पढ़ना है दो का. एक तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक आपका है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इवेपोरेशन. अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ये एक्चुअली हीट एनर्जी होता है जो बेसिकली आपके सॉलिड पार्टिकल्स यूज करते हैं ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चले जाएं. उसे हम फ्यूजन कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? ऐसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स यूज करते हैं, जो कि आप वो यूज़ कर सके ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के लिक्विड से गैशियस स्टेट में जा सके. अब यहाँ पे जो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं, वो है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सरफेस फिनोमिनन है ना, जिसमें पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट है ना. नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, वॉलेटाइल लिक्विड है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. ह्यूमिडिटी के बारे में अगर बात करूं, विच इज़ द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा.
ठीक है. सो दिस इज योर एंटायर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस या फिर इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को आप फर्दर एक्चुअली डिफरेंशिएट डिवाइड कर सकते हो इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स. मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं, मैलेबल होते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल हो सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सोनरस होते हैं, राइट. नॉन मेटल्स जो जनरली होते हैं नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल. मेटेलॉइड्स ऐसे होते हैं जो बोथ प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, इजंट इट. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ सिलिकॉन, जर्मेनियम का. नॉन मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मेटल्स के बारे में बात करूँ सोडियम, पोटेशियम. ठीक है. नाउ कंपाउंड्स कैसे क्या होते हैं? कंपाउंड्स भी एक्चुअली प्योर सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर मैं कंपाउंड्स का एग्जाम्पल ले लूँ NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के. ठीक है. ये आपका कहानी था प्योर सब्सटेंस का. अब मैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करूं. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं. नो इम्प्योर सब्सटेंस विच इज मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में आपके आते हैं ट्रू सॉल्यूशंस जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. अब ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो आप जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. तो ये आपका किसका कहानी हो गया? ट्रू सॉल्यूशन का हो गया कहानी. हेट्रोजीनियस के बारे में बात करूं तो आपके सस्पेंशन और कोलोइड्स दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं सस्पेंशन का, तो इसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है. कोलोइड्स का 1 to 1000 नैनोमीटर होता है. अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है विच इज सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है. अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिससे पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है ना. सस्पेंशन एक कंडीशन में टिंडल इफेक्ट शो करता है, अगर आप पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब बेसिकली थोड़े टाइम के लिए भी ना छोड़ो तो उस पर्टिकुलर केस में वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. अगर आपने उसे थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं, उस केस में वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता. कोलोइड्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुली शो टिंडल इफेक्ट. ठीक है. और दोनों ही आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं. कोलोइड्स के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते. ठीक है. फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, फेस क्रीम, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं कोलोइड्स के. ठीक है. फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं कोलोइड्स के. तो बेसिकली इसमें आपको सस्पेंशन कोलोइड से एक्चुअली क्वेश्चन आता है. एक और चीज़ है इस मैटर अराउंड अस प्योर में, कॉन्सेंट्रेशन से आपको क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन में मास बाय मास परसेंटेज है ना, या मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इससे क्वेश्चंस आते हैं. मास बाय मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? अब मास ऑफ सॉल्यूट ले लो डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अपने सोल्यूशन कितना लिया है मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर से. ठीक है. ये पूरी कहानी है आपकी इस मैटर अराउंड अस प्योर की. अब मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करूंगी. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ सेट ऑफ लॉज हैं. ठीक है. सबसे पहले लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट the postulates which are actually given by Dalton's atomic theory, है ना. He said that matter is actually made up of small particles which are atoms, जिसको हम actually और further divide नहीं कर सकते. जो atoms है वो fixed ratio में actually combine करते हैं, जो कि actually constant होता है. elements का identical होता है mass और chemical proportion. ठीक है. कुछ जो points है वो actually
गलत थे, विच वर प्रूव्ड रॉन्ग, है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, वो क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो टोटल एटम्स होते हैं आपके बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। वो क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। जैसे कि अगर मैं H2O का एग्जाम्पल लूँ, वट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर, ऑलवेज द मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन विल बी फिक्स्ड विच इज 1:8। दैट इज योर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच इज एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड योर फॉर्मूला मास, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी क्या होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं हीलियम की बात करूं तो ये एक्चुअली मोनो एटॉमिक हो जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में बात करूं डाई एटॉमिक, ओजोन के बारे में बात करूं ट्राई एटॉमिक, सल्फर के बारे में बात करूं पॉली एटॉमिक, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है या 1 AMU क्या होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मास होता है एक C12 एटम का, ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर 1 AMU। नाउ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो इंडिविजुअली, जो आपका फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है H2O, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग दैट मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन एटम हैं, आप दोनों हाइड्रोजन एटम का मास ऐड करोगे किससे, ऑक्सीजन एटम से। कोई भी आपका कंपाउंड हो उस पर्टिकुलर केस में इंडिविजुअल जो आपके एटॉमिक मासेस हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसको आपको ऐड ऑन करना है ना। फॉर्मूला मास भी आप वैसे ही कैलकुलेट करते हो ऐड करके, लेकिन फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो सेपरेट पार्टिकल्स या डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। सेम तरीके से ही आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे, जो टर्म यूज करते हैं हम वो होता है फॉर्मूला मास, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है कि अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला मास की सोडियम क्लोराइड का, तो NaCl इज एक्चुअली इट्स फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम का मास 23, एक ही क्लोरीन है, सो 35.5 से ऐड करके क्या आएगा 58.5 U। आपको ऐसा यूनिट मेंशन करना है। यह कहानी हो गई आपकी फॉर्मूला मास की, है ना। अब एटॉमिसिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक और चीज़ यहाँ पे, एटम्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स से बने होते हैं, जैसे कि O2, N2, H2, F2, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करूँ, ये 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, तो इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। नाउ यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 चीज से बन जाएगा आपका, सिंबल, वैलेंसी और चार्ज, ठीक, क्रिस क्रॉस, सॉरी, सिंबल, वैलेंसी और क्रिस क्रॉस मेथड, है ना। जैसे कि अगर मुझे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम इज Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। थर्ड में आपको बेसिकली सेकेंड में आपको वैलेंसी लिखना है, वैलेंसी चार्ज मेंशन नहीं करना, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। थर्ड इज एक्चुअली योर क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ मैग्नीशियम नाइट्रेट का, मैग्नीशियम Mg है, नाइट्रेट इज NO3, ये आपका पॉलीएटॉमिक आयन है ना। पॉलीएटॉमिक आयन के केस में क्या करोगे वो मैं चीज़ यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसकी वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Mg को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो Mg ही हो जाएगा। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन का अगर आप मल्टीप्लीकेशन 1 से ज़्यादा से करोगे, अगर 1 से ज़्यादा कोई नंबर यहाँ पे मेंशन है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट एंड देन पुट द नंबर इन द सबस्क्रिप्ट,
ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी वी आर गिविंग यू ऑल यूट्यूब सीरीज का पीडीएफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, बी इट मैथ, English, Science, SST, which is absolutely free. The link is given to all of you in the description box. ये सब आपको मिल जाएगा। Apart from that, टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं 3 साइंस, 3 मैथ, 3 SST, 3 इंग्लिश, 3 हिंदी, बोथ पार्ट A and B। तो ये सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने साइन इन नहीं किया है, सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन एक्चुअली एक्सेस एवरीथिंग इन जस्ट वन सिंगल शीट। तो वो चेक कर लेना। नेक्स्ट, तो हमारा प्यारा सा चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय जे थॉमसन, जिसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जो कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे एंड ये एक्चुअली कनेक्टेड इट टू अ बैटरी। उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ एक्चुअली पार्टिकल्स एमिट होकर एनोड की तरफ जा रहे थे, राइट। सो दीज वर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन्स पड़ा। नेक्स्ट आपका प्रोटॉन है, जो कि यूगन गोल्डस्टिन ने एक्चुअली डिस्कवर किया था। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। इसका मास कितना है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं विच वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, है ना। इसका मास है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एटॉमिक मॉडल्स है। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम है दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड या एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट आपका है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें एक्चुअली ये इसका है। ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। He actually used gold foil क्योंकि उन्हें बहुत पतली शीट चाहिए थी। He wanted the foil to be as thin as possible। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे they were actually hitting the gold foil। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा and then he has actually given out the conclusion कि there is actually a positively charged sphere, जिसे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है, ओके, ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस, है ना। और उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये रदरफोर्ड ने एक चीज़ और बोली थी कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कार्डेड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो अपना एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सारा एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड इस वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट की ऐसी कहानी कुछ भी नहीं है, विच वॉज करेक्टेड बाय नील बोर। तो नील बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट फिक्स्ड ऑर्बिट्स में एक्चुअली रिवॉल्व करते हैं, जिसका नाम उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स दिया था। और उन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन्स ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करते। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली गिवन बाय 2n² रूल, है ना। डिफरेंट शेल्स का उन्होंने नाम क्या दिया था, KLMN। आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में फिल कर सकते हो, दैट इज गवर्न्ड बाय 2n² रूल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या था, दैट इज योर एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज डिनोटेड बाय A, दैट एक्चुअली टेल्स यू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे कि अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूँ तो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है दिस इज योर एटॉमिक नंबर, ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो मास नंबर होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हायर वैल्यू है ऊपर लिखी होगी तो वो मास नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सेम एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। आई होप ये
चीज़ आपको समझ में ऑलरेडी आ गई. So we have revised all the 4 chapters with the help of mind maps. I hope you found today's session useful and productive. If you have, please do not forget to like, share and subscribe, follow for more, and see you very, very soon. Bye-bye.